देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी में हमने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है विच इज लैम्डा एम, तो उसकी वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती जाती है। याद है? तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारी जो मोबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारी मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो अगर हम ऐसा करें कि डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, तो एक हद है ना डाइल्यूशन को बढ़ाने की, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो आज जो हम अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलरॉच लॉ। देखिए जरा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर जिसको हम कहते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, जो मैंने सेंटेंस बोला उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऊपर इन्फिनिटी का साइन आ जाता है ऐसे। तो क्या कह रहे हैं, when dilution is increased to such a great extent that concentration approaches to zero। मतलब भाई लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वो होता था हमारा कप्पा इंटू, अब भी याद नहीं है? तो जब आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, मतलब आपका मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूट है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो वाटर के अंदर आपने घोला है, और ऐसे समझो कि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है उसके अंदर आपने डाल दिया। तो उस 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट का क्या वजूद होगा उतने बड़े स्विमिंग पूल के सामने? तो वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि भाई उसको हमने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। कह रहे हैं ना, द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलैरिटी भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये जो m की वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब अपॉन में किसी चीज से जीरो आता है तो वो क्या बन जाती है फिर, इंफिनिटी। तो ये तो बात मैंने आपको बताई, और इस टाइप से देखो नोट्स में लिखा हुआ नहीं है जैसे मैंने आपको समझाया अभी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारी डाइल्यूशन हमने बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी, और जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये तो बात कही जा रही है इसमें, चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो कहीं पे साइड में, थोड़ा सा कह लीजिए रफ में। तो when dilution is increased to such a great extent, then the concentration approaches to zero. Then molar conductivity is called limiting molar conductivity। तो उस समय पे फिर हम मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको लैम्डा एम इन्फिनिटी से हम डिनोट करते हैं। अब जरा आगे आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए जरा। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनिटी के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए जरा।
दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ Debye-Heckel-Onsager इक्वेशन। Debye-Heckel-Onsager ने एक इक्वेशन दी थी, तो उससे हम इस रिलेशन को समझ सकते हैं, लैम्डा m और लैम्डा m इंफिनिटी के बीच की रिलेशन जो है Debye-Heckel-Onsager इक्वेशन। तो उन्होंने क्या कहा था कि लैम्डा m जो होता है वो इक्वल टू होता है लैम्डा m इंफिनिटी प्लस b√c के माइनस है सर, माइनस b√c के, तो माइनस को साइन आएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा m इक्वल्स टू माइनस का b√c और प्लस का लैम्डा m इंफिनिटी। यहाँ पे लैम्डा m हमारी नॉर्मल वाली मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा m इंफिनिटी हमारी वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली मोलर कंडक्टिविटी है, और b और c यहाँ पर कांस्टेंट है, बल्कि b तो यहाँ पर कांस्टेंट है, c तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ही हो गई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपैरिजन करूं, विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम इससे एक ग्राफ बना सकते हैं, इस पर हम y एक्सिस पे लैम्डा m को रख सकते हैं और x पर हम √c को रख सकते हैं x एक्सिस पर, तो स्लोप माइनस b हो जाएगा और कांस्टेंट मेरा लैम्डा m इंफिनिटी हो जाएगा। तो जरा इसका हम ग्राफ बनाएंगे दोनों अलग अलग केस का। पहले केस की बात करते हैं, अभी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं आज। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, तो देखिए जरा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा उस केस में, इन दिस केस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन नहीं बेटा वही चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, निकाल लीजिए। अभी स्टार्ट किया है, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिल गया? नहीं, न्यू चैप्टर नहीं है, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वही चल रहा है अभी, जो हमने सबसे लास्ट क्लास में जो पढ़ा था। मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट भी तो बहुत साल हो गया था। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, उसके आगे के नोट्स हैं आपके पास? कंटिन्यू करें। According to my notes, it is on page number 110. तो देखिए हम क्या बता रहे थे आपको कि जब हम, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बस मैंने इतना बताया अभी, बाकी आप वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप वहाँ से जो छूट गया वो डिटेल में समझ लेना। उसमें मैंने इतना बताया कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते थे हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती थी। तो अगर हम डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इनफाइनाइट अगर हमने डाइल्यूशन कर दिया तो उस समय पे जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, जिसको हम लैम्डा m इंफिनिटी से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब जब हमने डाइल्यूशन बढ़ाते गए, भाई मान लीजिए किसी चीज़ में आप पानी डालते जाओ तो वो चीज़ डाइल्यूट होती जाएगी। तो उस समय पे एक हद हो गई कि भाई आपने हद से ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस समय पे जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी
तो उस टाइम की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो नॉर्मल वाली जो मोलर कंडक्टिविटी और जो लिमिटिंग वाली मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डायल्यूशन की, उसके बीच में डे बाय हकेलॉन्स ने एक रिलेशन दी जो कि इस टाइप से है, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। तो लैम्डा m इक्वल्स टू माइनस बी रूट सी मैंने पहले लिख लिया, लैम्डा m इन्फिनिटी बाद में लिख दिया। फिर इसको मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैं कंपेयर करके इसको ग्राफ बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम अलग अलग बनाएंगे ग्राफ। पहले हम बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए। इन दिस केस विद इंक्रीज इन डायल्यूशन या फिर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, एक ही बात है कि जब आप किसी भाई कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसका आप डायल्यूशन बढ़ाते जाओ या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओ, तो मोलर कंडक्टिविटी शुरुआत में क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। मोलर कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस नॉन लीनियरली। तो शुरुआत में क्या होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो नॉन लीनियरली बढ़ेगी। देखो समझो जरा, मैं ग्राफ बनाता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। बहुत सारी चीज़ों को तो हम ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ गया ना समझकर, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए आगे तक की। भाई एक्स एक्सिस पे हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पे हमने रूट से लिया है। भाई वाई पे क्या है, लैम्डा m, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या आ रहा है, m की जगह पे क्या है, माइनस का b, माइनस का b। लेकिन हम तो उल्टा चल रहे हैं, तो ये तो स्लोप माइनस का b आने का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसे आएगी। लेकिन अगर हम क्या करें कि कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, तो हमने क्या बताया था कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी शुरुआत में तो बढ़ेगी, लेकिन वो नॉन लीनियरली बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, देखो क्या रहे, बट डायल्यूशन कैन ऑल्सो भी इंक्रीज, क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस नॉन लीनियरली देन लीनियरली। तो शुरुआत में क्या होगा कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो नॉन लीनियरली बढ़ रही थी, देखो कर्व आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब आप और कम करते जाओगे कॉन्सेंट्रेशन या फिर डायल्यूशन आप और बढ़ाते जाओगे, तो उस केस में क्या होगा, तो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है अब वो लीनियरली, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखने लगेगी, सीधी सीधी बढ़ने लगेगी। लेकिन अब फिर वही बात है कि कॉन्सेंट्रेशन आप एक हद तक ही तो कम कर सकते हो। भाई मैं कहता हूँ मान लीजिए आपने 1 ग्राम ही इलेक्ट्रोलाइट लाके बहुत बड़े से पूल के अंदर डाल दिया, लेकिन वो भी एक हद ही तो है, एक लिमिट ही तो है किसी चीज की भाई। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो चीज जहां तक आप पहुंच भी ना सको, क्योंकि अगर आप पानी मतलब पूल के अंदर आप डाल देते हो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को, तो फिर क्या उससे ज्यादा और डाइल्यूट नहीं हो सकती, वो चीज हो सकती है। आप एक किसी बड़े से तालाब के अंदर डाल दो तो वो और स्विमिंग पूल से भी बड़ा होगा। तो डाइल्यूशन तो आप बस जितना ज्यादा सोचोगे उससे ज्यादा हो सकता है। तो लेकिन हम ये काम कब तक करेंगे, जब तक ये लाइन हमें स्ट्रेट नहीं मिल जाती। हमने देखा जैसे जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन कम करी हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई है, और हमने देखा कि ये जो अब हमारा ग्राफ है ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देने लगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या कह रहे हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर हमें निकालनी है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन कैसा आएगा हमें तो नहीं मालूम, जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी वो इनफाइनाइट डायल्यूशन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, भाई मान लीजिए हमें यहाँ तक ग्राफ खुद ही मिल गया था, अब हम खुद ही इसको अंदाजे से आगे तक बढ़ा देंगे। तो ग्राफ को देख के कि वो किस तरीके से जा रहा है उसको खुद ही अपने हिसाब से आगे तक बढ़ा देना, इसी को हम एक्स्ट्रापोलेशन मेथड कहते हैं। सुन लो ध्यान से, क्या कि सिंस द ग्राफ एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स लीनियर। तो जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो उस जगह पे हमने देखा कि ग्राफ जो सीधा होता जा रहा है, लीनियर होता जा रहा है, तो इट कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ लैम्डा m इन्फिनिटी, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो आप उसको फिर खुद ही यहाँ तक मान लीजिए आपको वैल्यू मिल गई थी, तो आपने फिर डॉटेड जो लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने खुद ही अंदाजे से देख के कि भाई ऐसे बढ़ रही है, तो आपने इसको खुद ही आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जाके
जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होती है तब हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाती है? लैम्डा इन्फिनिटी। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाती है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहला देती है। कैसे कहलाती है दिलवीर? मैंने अभी पहले बता दिया, तो आप वीडियो में देख लेना, रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे यूट्यूब पर। उसके बाद आगे आता है, तो देखो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, ये आपको गिवन है। इस टाइप से हमने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस आपको क्लियर कर दिया। बताओ भाई, कोई डाउट है इसमें? कोई बात जो नहीं है? चलिए अच्छी बात है। दिलवीर आ रहा है कुछ? चलिए आगे आते हैं। केस 2 की बात करते हैं हम। ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही थी, अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। उसमें क्या होगा? केस 2, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कह रहे हैं इन दिस केस, पहले टाइम देखते हैं कितना बचा है। चलिए जब ये लिंक ऑफ हो जाए तो सेकेंड वाली ज्वाइन कर लेना, केमिस्ट्री ग्रुप के। कह रहे हैं इन दिस केस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, वही वाली बात है कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो उसमें क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी जो है शुरुआत में बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसमें मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। कि जैसे जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो शुरुआत में क्या होगा कि मेरी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो आप यहाँ तक समझ पाओगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, लेकिन इंक्रीमेंट कितना सा आया? देखो जरा, पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो इंक्रीमेंट तो बस इतने से इससे का आया, और कॉन्सेंट्रेशन मैंने इतनी कम कर दी। इसका मतलब ये है कि वो शुरुआत में बहुत ही स्लोली हमारी बढ़ रही है कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर। लेकिन कह रहे हैं देन एट अ सर्टेन पॉइंट इट स्टार्ट इंक्रीजिंग सो स्टीपली। सेकेंड दी पहले मैं नई लिंक ज्वाइन कर लेता हूँ। केमिस्ट्री हाँ जी, तो क्या बात बताई हमने आपको कि जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन में कम कर रहा हूँ तो मेरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी शुरुआत में तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से क्या होगा कि अब मैं जब कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, और इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि इसका जो ग्राफ है वो मेरे वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
इस टाइप से हो जाएगा। Therefore क्या करें, हाँ, तो इट इंक्रीजेस स्लोली बट देन सो स्टीपली दैट द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो हमारा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो therefore अब इस जगह पे क्या होगा कि पहले वाले केस में हमने क्या करा था कि भाई हमने खुद ही उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया था और खुद ही निकाल लिया था अंदाजे से, लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रापोलेशन वाला मेथड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो ये पैरेलल हो गई। तो उसको बढ़ाओगे तो सीधे सीधे तो बढ़ाओगे, तो आपको कहीं पे भी जाके वो वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो कह रहे हैं therefore the limiting molar conductivity at infinite dilution in this case cannot be obtained by graphical extrapolation method। तो अब क्या करेंगे, ग्राफ तो हमने आपको दिखाई दिया कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन प्लॉटिंग लैम्डा एम अगेंस्ट ग्रुप सी हमें ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो अब क्या करेंगे फिर, अब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कैसे निकालेंगे। तो दस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें क्या चाहिए, हमें कोई दूसरा तरीका चाहिए। तो वी नीड एन ऑल्टरनेट मेथड, और जो हमें दूसरा तरीका जो मिला इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से निकाल सकते हैं, उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, कोलरॉश लॉ कहते हैं। इसी तरीके को हम कोलरॉश लॉ कहते हैं। अब यहां से हमारा कोलरॉश लॉ शुरू होता है। कोल RAUSCH है ना, कोलरॉश लॉ। अब देखिए कोलरॉश लॉ क्या कह रहा है हमसे, इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for an electrolyte can be represented as the sum of individual limiting molar conductivities of cations and anions in the electrolyte। डेफिनेशन छोड़िए, आगे पहले समझिए, ये खुद ही समझ बात है। जैसे कि भी मान लीजिए NaCl है, तो वो डिसोसिएट होके Na प्लस देता है विच इज कैटायन और Cl माइनस देता है विच इज एनायन। तो NaCl की अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है तो कोलरॉश भाई साहब ने कहा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl जैसे किसी की भी क्या होगी, उसके कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसके अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जितने भी हैं उन सबके सम के बराबर होगी। कितनी आसानी हो गई देखो उसमें, मतलब लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस के बराबर हो गया। ये सर हम यहाँ पे m नहीं लिखें कोई बात नहीं, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस या लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस के लिख सकते हैं पहले, ठीक है। तो ये तो कहा कोलरॉश लॉ ने। अब देखो दोबारा से पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने कहा कि स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई सा भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द sum of its limiting molar conductivity of cation and sum of its limiting molar conductivity of cation and anion, इसके बराबर होती है। अब मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आगे कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो वो ब्रेक होके Ca2 प्लस देता है और 2Cl माइनस देता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CaCl2 इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ प्लस, अब यहाँ पे देखो आगे 2 है ना, तो हम यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे और इनटू
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, इस टाइप का होता है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोलवाश लॉ के ऊपर, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बढ़िया वाला हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस Mg2 प्लस Cl माइनस SO2 माइनस सबकी अलग अलग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दी थी, कितनी दी? लैम्डा Ca2 प्लस एट इंफिनिटी कितनी? 119, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ फिर क्या है Mg2 प्लस है Cl माइनस है और SO2 माइनस है। सबके आयंस की मतलब कैटायन आयन की वैल्यू हमें दे दी है। 106, 76.3, 160, चलो भाई दे दी। तो अब क्या करें? एक सेकंड, देखिए तो हम फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अच्छा देखो सबकी यूनिट भी हमें मालूम होनी चाहिए। हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल होती थी, कभी भूल गए। तो फिलहाल हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 एंड MgSO4, इन दोनों की बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। CaCl2 की बात कर रहे हैं तो CaCl2 की रिएक्शन क्या होगी? वो होगी भाई Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, बता ही देंगे अब तो हम। मतलब लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CaCl2 चाहिए, तो वो क्या होगा? लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ शाबाश। यहाँ पे Ca2 प्लस की वैल्यू 119 आएगी और ये 2 इंटू Cl माइनस की 76.3 आएगी। इसको मल्टीप्लाई करो और आपस में ऐड करो तो क्या निकल कर आ रहा है? 71.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे किसकी बात करने के लिए कह रहे हैं? ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट की बात बता दीजिए। चलो भाई मैग्नीशियम सल्फेट भी ले लीजिए। तो Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो lambda m infinity of MgSO4 will be, डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो नहीं लिख रहा, lambda infinity of Mg2 प्लस lambda infinity of SO4 2 माइनस, तो lambda infinity of Mg2 प्लस कितना है? 106 प्लस SO4 2 माइनस कितना है? 160। तो इसको तो सिंपली बस सीधा से डायरेक्ट दिखाना, तो कितना आ रहा है? 266 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बताइए क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए तो कोलवाश लॉ इतना ही रहने देते हैं आज, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलवाश लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कैसे लगाते हैं, तो हमने अभी देखो सब स्ट्रॉन्ग वाले ही बताया आपको। स्ट्रॉन्ग वाला तो हम ग्राफ पे भी निकाल ही सकते थे,
लेकिन वीक की बात चल रही थी ना, तो अभी वीक की बात आज नहीं होगी, वो कल होगी। ठीक है, बाकी बच्चे होंगे तब आगे का हम पढ़ेंगे। आपकी जो एक प्रॉब्लम थी वो सिंपल सी थी, और जब हम पी ब्लॉक पढ़ा रहे थे तो तब हमने बताई भी थी वो बात कि उसमें बस देखो इतने साल लिखा हुआ है। हाँ देखो क्या है कि भाई इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है हमारा उसमें, कि जैसे कि एक आयोडीन है, इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात हो रही है वहां पर, मतलब हेलोजन के साथ बॉन्डिंग मिलके जो कंपाउंड बनता है उसको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो वहां पे कह रहे हैं कि हमारा आयोडीन के ऊपर सबसे ज्यादा फ्लोरीन एटम लग सकते हैं बजाय किसी और के। क्यों? सबसे ऊपर हमारा आता है फ्लोरीन जिसका साइज छोटा होता है, फिर आता है क्या क्लोरीन जो बड़ा हो गया थोड़ा, फिर आता है ब्रोमीन जो और बड़ा हो गया, फिर आता है आयोडीन जो कि उससे भी बड़ा हो गया। तो आयोडीन के ऊपर देखो, जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन का जब साइज छोटा है तो फ्लोरीन के थोड़े बहुत ही मेरे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। हर जगह 4 आ जाए, वैसे तो 3 ही आते हैं लेकिन यहाँ पे हमें 4 की जगह दिख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, बस ऐसे रफली समझा रहा हूँ मैं। लेकिन क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन के 3 ही मॉलिक्यूल आ सकते हैं, क्योंकि जो जब सरफेस एरिया कम है तो उसके ऊपर जो चीज लगेगी आके वो भी तो कम ही होगी। लेकिन अब मैं यहीं पे बात करूं आयोडीन की, तो जब आयोडीन का मेरा साइज बड़ा है, जब मेरा आयोडीन का साइज बड़ा है तो आयोडीन के केस में क्या होगा कि मेरे फ्लोरीन के ज्यादा एटम्स आ सकते हैं, और कितने आते हैं 7 आते हैं। तीन और 3 6 और 1 7, 7 आते हैं। ये बात कैसे निकल कर आई? उनकी रेडियस का रेशो हमने देखा। भाई हमारा जो रेडियस रेशो जो है IF7 जो होता है, तो उसमें हमारा IF7 कैसे बन पा रहा है? क्योंकि हमारा आयोडीन और फ्लोरीन का जो बीच का जो रेडियस रेशो है वो बहुत ही ज्यादा है। रेडियस रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? मतलब फिलहाल चलो रेडियस रेशियो इससे भी छोड़ो, वो तो फिर आप हम उसके अंदर चले जाएंगे। बस आप इतना समझो कि यहाँ पे जब हमारी इसकी रेडियस आयोडीन की बड़ी है, मतलब आयोडीन का जब मेरा साइज बड़ा है, तो उसमें लॉजिकल बात है कि मेरे फ्लोरीन के आइटम ज्यादा आ सकते हैं बजाय ब्रोमीन और फ्लोरीन के। बस इतना सा रीजन आप इसके अंदर दे दोगे तो आपको नंबर नहीं कटेंगे। बताओ, क्लियर है ये बात? ओके ठीक है, बाकी हम कल क्लास रखेंगे क्योंकि मंडे में हमारा पेपर है।